लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे, ठीक है। और हम लोग ने ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीजों को जाना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे इस फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों को। मूल अधिकार, ठीक। कहाँ से क्या लेते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, अमेरिका से लिया गया है एंड ऑल्सो और पता है। अब देखो, सबसे पहला वाला क्या, देखो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 12 से लेके 35 तक, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अनुच्छेद आपके 12, अनुच्छेद 12 या आर्टिकल 12, आर्टिकल 12, ठीक है। नाउ सी, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो स्टार्ट हुआ है आपके आर्टिकल 12 में, और सबसे पहले इसको किसके बारे में बताया गया है, किसी स्टेट या राज्य के बारे में। राज्य यानी कि यहाँ पे हमने टोटली इंडिया को एक राज्य कंसिडर किया है, ठीक है। क्यों राज्य के बारे में बताया गया है, इसके पीछे एक कारण ये है कि देखो, जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं या जो मूल अधिकार होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध, ठीक है। अब राज्य के विरुद्ध यानी कि नेगेटिव पार्ट है, डिस्क्राइब करने का तरीका है। यानी कि अगर कोई राज्य या कोई स्टेट इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या करता है, इनको कम करता है, इनको खत्म करने की कोशिश करता है, या इनको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है, तो हम लोग इसको कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि चैलेंज कर सकते हैं, क्लियर। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें संशोधनीय है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि जो, अब क्योंकि हम लोग, न्यायालय ने इसको सिक्योरिटी या सुरक्षा प्रदान की है, तो ऑब्वियस ही बात है, न्यायालय के विभिन्न किस्म के वादों या डिस्कशन के द्वारा और संविधान के द्वारा हम लोग फिर इस आर्टिकल 12 में राज्य को डिफाइन करें, या राज्य या स्टेट को डिफाइन, इसकी हेल्प से डिफाइन किए हैं। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के हेल्प से, और दूसरा हम डिफाइन किए हैं किसके हेल्प से, जुडिशियरी सिस्टम के हिसाब से, जुडिशियल, इसको या न्यायालय के द्वारा, न्यायालय से प्राप्त विभिन्न डिस्कशन या विवादों या डिस्कशन, क्लियर, समझ। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग अनुच्छेद 12 में किसको डिफाइन किए हैं, राज्य को डिफाइन किया। क्यों डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि ये स्टार्ट ही इसी से हो रहा है, और ये नेगेटिव नेचर है कि राज्य अगर इनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कुछ खनन करेगा तो हम लोग इसके स्टेप्स ले सकते हैं, क्लियर है। अब नाउ देखो, अब अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 12 है वो क्या कह रहा है कि जो कार्यकारी और विधायी अंग है इसके, यूनियन गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के क्रियान्वित करने वाली जो सरकार और भारत की सांसद, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये स्टेट किसे कहेंगे कि जो कार्यकारी और विधायी, कार्यकारी और विधायी, यानी कि आपके लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, कार्यकारी यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव, और विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये दोनों किसके, संघीय सरकार, संघीय सरकार, ठीक है, जो उसको क्रियान्वित करती है, एग्जीक्यूट करती है, प्लस आपकी भारत की सांसद, भारत की सांसद, सांसद क्या है, यानी कि सॉरी संसद, यानी कि आपके पार्लियामेंट, ठीक है। इन दोनों को हम राज्य के तौर पे कहेंगे। इवन अब अगर हम राज्य या हम प्रांतों के हिसाब से, यानी कि राज्य, अब हम किसको देख रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे कि आपका यूपी, एमपी, ये सारे, कर्नाटक, ये सारे जो आपके स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अपने क्या है, विधायी अंग है, यानी कि आपके लॉज बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, उनकी आपके एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। सो ऑल दिस, तो उनका इसका मतलब क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो स्टेट तौर पर जो भी लेजिस्लेटिव है वो भी क्या है, एक राज्य के अंदर ही आता है, ठीक है। फिर हम स्थानीय निकायों को लेते हैं, स्थानीय निकाय यानी कि लोकल, लोकल
आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, लोकल सिस्टम, जिसमें कॉरपोरेशन, नगर पालिकाएं आती हैं, पंचायतें आती हैं, जिला बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आते हैं, सुधार न्यास भी आते हैं, उन सबको भी हम किस में लेते हैं, उन सबको भी हम लोग स्टेट में लेते हैं। प्लस कुछ आपके गैर संवैधानिक निकाय भी होते हैं। गैर संवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स या निकाय वो भी हैं, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गई, ठीक है, ONGC हो गई, फिर आपकी सेल हो गई, ये सारी आपकी गैर सरकारी है, तो ये भी आपके किसके, राज्य के अंडर ही आएंगे। ठीक है, अब ये सारे चीजों को राज्य किसने बनाया, उच्चतम न्यायालय बनाया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय बनाया, या आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ठीक है, और जो भी आपके प्राइवेट हो, कोई सिस्टम हो या एजेंसी हो, तो संस्था ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, राज्य के अंदर ही आती हैं। इन सब क्या बताया गया है, राज्य ही बताया गया। तो ये आपका क्या था, आर्टिकल नंबर 12। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 13। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा एक शॉर्ट लिस्ट करके ब्रीफ में दिया था कि चाहे इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, किसी में भी आपको जिसमें समझ में आ जाए, हमने आपको भेजा था कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स हैं आपके एक ही मूल अधिकार। ठीक है, तो पहले कितने थे, 7 थे, अभी 6 हो गया। 6 को कैसे 35 किया गया है, कितने कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो ये हमने पूरा लिख दिया था। अब हम लोग उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी आ जाओ आर्टिकल 13 में। ठीक है, आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 में। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या हमारे जो मूल अधिकार है, उसमें अगर कोई भी असंगत असंगत या आप बोलो कि इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंट, असंगत हो, या उनका अल्पीकरण हो, अल्पीकरण, अल्पीकरण यानी कि उनमें डिरोगेशन हो, डिरोगेशन हो। ठीक है, तो कौन जो विधियां हैं वो उनको इनकंसिस्ट, ऐसी कौन सी विधियां हैं, विधियां हैं जो ये करती हैं, या लॉज हैं जो ये करती हैं। देखो आप लोग एक सुनते होगे कि विधि, और आप एक सुनते हो कानून। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड, इसी को कहते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये क्या है, इसका मतलब ऐसे लॉज, ऐसी विधियां जो कि फंडामेंटल राइट से असंगत होती हैं या उनको अल्पीकरण करती हैं, या उसको आपके, तो इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स यानी कि 31 1 2 3 और 4। क्लियर है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब देखो ये क्या कहेगा कि जो न्यायपालिका है, यानी कि जो हमारा कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे कोर्ट्स है, उनको क्या अधिकार प्राप्त है, उनको ये अधिकार प्राप्त है कि आप इस फंडामेंटल राइट्स को फिर से पुनर्लोकित कर सकते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है कोर्ट्स को, आपके जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त, जुडिशियल रिव्यू की पावर प्राप्त, ठीक है, पावर या शक्ति प्राप्त, न्यायिक इसको प्राप्त है न्यायालय। इतना तो क्लियर है, आगे बढ़े। जब इतना क्लियर है, तो जब हम 31 1 पढ़ते हैं, आर्टिकल 31 1 पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो संविधान के जब लागू हुआ, जब अप्लाई हुआ, उसके ठीक पहले भारत में जितनी भी लॉज आप आपके प्रचलित थे, सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जब तक वो भाग 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होती, या मतलब कि अगर ऐसे कोई लॉज हैं, सोचिए कि 1947, ठीक है, 1947 क्या है कि आपका देश स्वाधीन हुआ, लेकिन 1950
1950 को जितने भी देखो, एक तो 26 नवंबर को कुछ लागू हो गए थे, हम लोग ये पहले भी इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, और बाकी सब कब लागू हुए थे? आपके 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से लागू होना चालू हो गया था। तो बोला ये जा रहा है कि ऐसी विधियां या ऐसे लॉज जो आपके संविधान लागू होने से पहले थे और वो हमारे मूल अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, वो सभी क्या हो जाएंगे? वो सभी प्रोविजंस क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। क्लियर है? तो यही हमारा आर्टिकल 13 का फर्स्ट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 13(2). अब देखो इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल आपका 13(2) या अनुच्छेद 3(2), इसमें ये बताया गया है कि ये हमारे स्वतंत्रता के बाद है या संविधान लागू होने के पश्चात की बात है, यानी कि 1950 के बाद की बात। ठीक है, आफ्टर की बात है। वो तो बिफोर की बात थी, ये आफ्टर की बात है। ये बता रहा है कि अगर कोई ऐसा राज्य, ठीक है, ऐसी कोई विधि बनाता है, राज्य अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है या विधि बनाता है जो कि आपके भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो भाग 3 में जो उल्लेखित हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट या असंगत होता है, संगत होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो शून्य हो जाएंगे। शून्य हो जाएंगे उतने एक्सटेंट तक, उतनी मात्रा तक, जितनी मात्रा तक वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। उतनी मात्रा तक ही शून्य होंगे जितनी मात्रा तक वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। यानी कि जो मूल अधिकारों को जितनी मात्रा तक उन्होंने उल्लंघन किया है या उसमें जो भी इनकंसिस्टेंसी है, उतने मात्रा तक वो क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आर्टिकल 13 का 4 है। आर्टिकल 13 का 4 है। क्लियर? अब अनुच्छेद, ये वाला अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है कि अगर प्रयोजन के लिए जो भी विधि का अर्थ क्या है, ये स्पष्ट किया गया है। यानी कि जितने भी अध्यादेश बोलो, आदेश बोलो, उपविधि बोलो, नियम बोलो, विनिमय बोलो, अधिसूचना बोलो, जितने भी हैं उनको इसमें डिफाइन किया। ठीक है, क्या उनका मीनिंग है वो स्पष्ट किया गया है। ठीक, अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? मैंने अभी बोला ना, प्रयोजन के लिए, प्रयोजन यानी कि पर्पस, पर्पस, पर्पसेस के लिए आपके जो विधि शब्द है, विधि या आप लॉ बोलो, का वर्ड का मीनिंग बताया गया है, मीनिंग या अर्थ बताया गया है। ठीक है, क्या? यानी कि मान लो कि जैसे कोई भी अध्यादेश हुआ, अध्यादेश, अध्यादेश यानी कि आपका कोई भी ऑर्डिनेंस हुआ, उसका मतलब क्या है? यानी कि आप बोल दो कि अगर कोई अधिसूचना की गई, अधिसूचना, तो उस अधिसूचना यानी कि आपके नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? सब ये सब कानूनी है। ठीक है, परिपत्र अगर बोल दिया गया, परिपत्र यानी कि आपके सर्कुलर का क्या मतलब है? नियम बताए गए, तो यानी कि रूल्स का क्या मतलब है? ठीक है, अगर आपके विनिमय, विनियम, विनियम बताए गए हैं, तो आपके रेगुलेशंस का क्या मतलब है? रेगुलेशंस का क्या मतलब है? ठीक है, सो ऑल दीज, अगर आदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है, तो यानी कि ऑर्डर दिया गया है, तो उसका क्या मतलब है? तो एवरीथिंग इज डिफाइंड इन दिस आर्टिकल 13(3). क्लियर है? अब आर्टिकल 13(4) में देखते हैं। तो आर्टिकल 13(4) क्या कहता है? आर्टिकल 13(4), आर्टिकल 13(4) में बोला गया है कि जो 24वां संविधान संशोधन था, या 24वां आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कि 1971 में हुआ। ठीक है, इसके द्वारा इसमें ऐड किया गया, ये पहले से नहीं था, तब जोड़ा गया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो अनुच्छेद 13 है, जो आर्टिकल 13 की अगर कोई बात के मतलब कोई बात अनुच्छेद आपके जो 368 के तहत है, किए गए जो संविधान पर लागू नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? संविधान पर
लागू नहीं होगा। अच्छा याद रखना जो दो अध्यादेश है ना, हाँ बता देती हूँ, ये अध्यादेश आपको दो ही लोग जारी करते हैं, या तो आपका प्रेसिडेंट या तो आपका कौन, आपका गवर्नर, राज्यपाल या आपका राष्ट्रपति जारी करता है। क्लियर है? तो 13(4) क्या कह रहा है? 13(4) ये कह रहा है कि जो 24वां संविधान संशोधन है 1941 द्वारा जो जोड़ा गया है हमारे इसमें, इसके तहत क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 13 की कोई बात अगर अनुच्छेद 368 सॉरी 368 के तहत किए गए संविधान पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो 13(3) में क्या बताया गया, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो विधियों में रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, कार्यपालिका द्वारा प्रशासनिक जितने भी आदेश हैं, उन सबको शामिल किया गया है, व्यक्तिगत विधि को शामिल नहीं किया गया है। इसको शामिल नहीं किया गया, इस 13(3) में व्यक्तिगत विधि को शामिल नहीं किया गया है, जबकि ओनली आपके जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो विधियां हैं, जो कि रूढ़ियां हैं, जो प्रथाएं हैं, कार्यपालिका द्वारा जितने भी प्रशासनिक आदेश हैं, इन सबको सिर्फ शामिल किया गया। ठीक है, सी अगर नोट्स में बाद में ऐड कर दूंगी बेटा, मैं अभी थोड़ा क्लास ले लूँ आप लोग का, डोंट वरी, अगर कुछ रनिंग है तो वो आप लिख लेना, समझो अभी बात। ठीक है, सो अब तो वही चीज अगर हम 13(4) में बोले तो 13(4) क्या कह रहा है कि जो संविधान संशोधन की बात करता है, ठीक है, जो संविधान संशोधन जो 1971 में लिया गया था, तो अंतर्गत अगर कोई भी प्रावधान किया गया है तो संविधान संशोधन विधि शब्द द्वारा परिभाषित में शामिल नहीं। ठीक है, या इसको अगर एक नोट में हम नोट में लिख दें, हम ये कहेंगे कि 24वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ के द्वारा 1971 में जो आपका आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान, ठीक है, किया गया कि तो प्रावधान किया गया कि किया गया था एक्चुअली, क्या प्रावधान किया गया था, प्रावधान ये किया गया था कि संविधान संशोधन विधि, ठीक है, किया गया था, प्रावधान किया गया था कि जो संविधान संशोधन है, ठीक है, विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा, विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाए, शामिल नहीं किया जाए। ठीक है, तो ऐड नहीं होगा, क्या ऐड नहीं होगा, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या कहता है, कल भी मैंने कहा था कि जो संसद के पास संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो इसमें 368 में बताया। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन है, अब ना देखो केशवानंद भारती वाला जो केस था ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे मानो कि जब ये पॉइंट है कि उसमें विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा, तो 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन यानी कि आपका 99 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जब ये सारी चीजें नहीं की जा सकती तो कैसे 99वां संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया कोर्ट में, चैलेंज किया गया कोर्ट में, तो ये क्वेश्चन है, किया गया कैसे किया गया, क्योंकि वो तो बोल देंगे उसमें ना नहीं रखना है, 368 में नहीं रखना है। तो बात ये है कि एक्चुअली जो आपका जो 20वां संविधान संशोधन को केशवानंद आपके जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो 1973 में मामले में चुनौती दी गई, ठीक है, इसको चुनौती दी गई थी 24वां संविधान संशोधन को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को केशवानंद भारती बनाम आपके जो केरल राज्य है, केरल स्टेट, ठीक है, केरल स्टेट 1973 वाला केस हम लोग पहले भी बात चुके हैं, जो कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, को चुनौती दी गई। अब ये चुनौती खारिज की गई, क्यों खारिज की गई, जो न्यायालय है, जो हमारा कोर्ट है, वो एक्चुअली ये बोला कि जो संविधान की आधारभूत संरचना है, संविधान की जो आधारभूत संरचना है, जो उसका मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन करने पर संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, सिर्फ
अगर आप उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को संशोधन करना चाहोगे तब जाके चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसी को हम लोग और डिटेल देखते हैं। जैसे कि मानो एक चीज देखो, आप लोग ये वर्ड बार बार सुन रहे हो। कौन सा वर्ड सुन रहे हो बार बार? एक आपको न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझ रहे हो? जुडिशियल रिव्यू से ये समझ में आता है कि मान लो कि जो आपका जो शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं हमारे पास? 3 बॉडी है गवर्नमेंट की। कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव विधायिका, और आपकी जुडिशियरी, जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों शक्तियां हैं। अब मान लो विधायिका ने या लेजिस्लेटर ने ऐसी कोई शक्ति बना दी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से के कंपैटिबल नहीं है या उसके सम्मत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? उस कानून को या उस लॉ को असंवैधानिक घोषित कर देगा। ठीक है, असंवैधानिक घोषित करेगा यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। क्लियर है? तो जो अनुच्छेद आपका 13 हुआ, 32 हुआ या 226 हुआ, इन सब चीजों पर न्यायपालिका यही कार्य करती है। और ये आपके बोलना कि अमेरिका की जो संविधान है वहाँ की ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है। ठीक है, अब कोई पूछे कि जो ये आपके जो 3 इसमें मैंने हमेशा बोला कि केसेस हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ये कभी कभी मैक्सिमम टाइम से पूछ जाते हैं। तो जैसे कि आपका आर्टिकल क्या हुआ? आर्टिकल 13 और आर्टिकल आर्टिकल 368, इन दोनों में क्या हो रहा है? क्लैशेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम इसी में हुआ। तो इसीलिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन होगा। यहाँ पे क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू वाला कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, जुडिशियल रिव्यू वाला हुआ। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कई केसेस हैं जिस केसेस को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है? पहला केस हमारा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत। शंकरी प्रसाद बनाम भारत, यानी कि इंडियन यूनियन। ये कब का मैटर है? ये 1951। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत। इसमें क्या हुआ कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसने माना कि जो आर्टिकल 368 है के अधीन आपका जो पार्लियामेंट आपका संविधान संशोधन कर रहा है, वो जो अनुच्छेद आपके 13(2) में जो विधि शब्द की परिभाषा दी गई है, ठीक है, विधि शब्द की परिभाषा में शामिल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और यही सेम टू सेम आपके राजस्थान वाले में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो 1965 का मामला था, सेम टू सेम यही डिसीजन उसमें भी दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो आर्टिकल 13(2) में विधि की परिभाषा दी है, विधि की जो डिफाइन किया गया है, विधि को या लॉ को जो डिफाइन किया गया है, वो आर्टिकल 368 में नहीं है। आर्टिकल 368 किसका है? पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट का है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है। तो इसको इसमें नहीं किया गया। प्लस सेम टू सेम डिसीजन, सेम टू सेम डिसीजन, वही डिसीजन दिया गया। कहाँ पर दिया गया? आपके राजस्थान, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, कब का था ये? 1965। क्लियर है ना? ये पहला केस था। क्लियर। अब एक और केस आया था जो कि आपके गोलकनाथ और पंजाब स्टेट का था। गोलकनाथ और आपके वर्सेस पंजाब स्टेट। ठीक है, ये कब का था? 1967। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारी कोर्ट है उसने क्या किया? जो अनुच्छेद 13(2) है, विधि शब्द की सभी विधियां सम्मिलित है, किंतु आपका जो अनुच्छेद 368 है वो उसका अपवाद नहीं है। ये थोड़ा सा चेंज आपका मत दिया, अपना व्यूज दिया। उसने क्या बोला
ठीक है, ये याद रखना कि शंकरी ने और सज्जन सिंह ने सेम रिव्यू अपने व्यूज दिए, जबकि ये वाले ने क्या परिवर्तित मत किया, यानी कि अपना डिफरेंट ऑपोजिट वर्ड दिया। उसने बोला कि 13(2) में जो शामिल विधि शब्द में जितनी भी विधियां हैं वो आपके अनुच्छेद 368 के अपवाद में नहीं आती। ठीक है, तो 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम से 1971 में जोड़ा गया, माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 30 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं है। केशवानंद भारती बात भी वही कहता है। और इसमें आपका जो पॉइंट है कि यही बोलना कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर्टी है उस अगर ऐसा है तो संविधान संशोधन को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आपके क्या है, आपके इसी 13 वाले जो आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट्स है उससे रिलेटेड पार्ट है। ठीक है, ओके। और कुछ अगर है तो बोल सकते हैं, कमेंट करो। यहाँ पे मैं आपको दो संशोधन बताऊंगी, यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताऊंगी। ये मतलब यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन, दो पॉइंट्स बताऊंगे, संशोधन नहीं, दो पॉइंट बने। एक हम पहले बताएंगे 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो आपका आर्टिकल आर्टिकल आपका 368 है, उसमें खंड 4, उसमें खंड 4 एंड खंड 5, खंड 5 में जोड़े गए। ठीक है, इन दोनों में ये वाला जोड़ा गया। क्लियर? और ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो संशोधन को किसी भी न्यायालय में आप चैलेंज या प्रश्नगत या चुनौती नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे उपाय किए गए कि जो संविधान संशोधन हुआ इसको आप किसी भी न्यायालय में आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्लियर है, ये किया गया। लेकिन इसके बाद ही आपका एक केस आया जिसे हम मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ कहते हैं। इसी के बाद एक केस आया जो कि हम क्या कहते हैं, मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स वर्सेस आपका इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन। ठीक है, ये केस कब का था? 1980 का। ठीक है, जस्ट इसी के बाद ये केस आया और इसमें निर्णय लिया गया कि संविधान के जब आधारभूत जो लक्ष्य है, जो आपके उद्देश्य है उनकी रक्षा यानी कि उनकी सिक्योरिटी तथा करने का जो अधिकार है, उसका जो राइट है वो किसको है? न्यायालय को, यानी कि हमारे जुडिशियल। अब और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 42वां संविधान संशोधन कह रहा था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त। क्लियर है, ये क्या कह रही है कि ये आपका कह रहे कि जो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल बिकॉज ये क्या है, जो संविधान के चीजों की रक्षा है उसका जो मूल उद्देश्य है उसकी रक्षा कौन करता है? जुडिशरी करती है। जुडिशरी जब सुरक्षा कर रही है, रक्षा कर रही है, तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन करने की पूर्ण शक्ति है। पर ये वाला तो नहीं कह रहा था, इसका मतलब इसको खारिज कर देता। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। ये बोलो कि कुछ सिद्धांत देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, या ये बताओ कि संविधान की आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, संरचना का सिद्धांत। ठीक है, अगर कभी ये आया तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका न्यायपालिका नहीं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, पालिका, ठीक है, न्यायपालिका यानी कि जो संरचना है या कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं मानती है, उसका उल्लंघन करती है।
ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब एक और पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फिलिप, डॉक्ट्रिन ऑफ फिलिप, ठीक है, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। इसमें से शायद कुछ हिंट्स हमने आपको दिया भी है पहले। एक्चुअली ये क्या कहता है, ये संविधान, ये जो है आपका जो आर्टिकल 13(1), ये क्या कह रहा है एक्चुअली, देखो 13(1) का क्या था, बिफोर हम ये बात कर रहे थे 950 से पहले, यानी कि जब संविधान लागू से पूर्व, तो उसमें क्या क्या गया था कि जो ऐसे लॉज जो इसके नहीं मानते वो पूर्ण रूप से शून्य हो जाए। तो वो यही है कि अब इलिप्स का मतलब क्या है, इलिप्स का मतलब ग्रहण लगना। हम्म, तो यहाँ पे मैटर क्या हुआ, यहाँ पे मैटर ये बोल रहा है कि जो संविधान से पूर्व, मतलब संविधान बिफोर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो विधियां थी, जो मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बल्कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये क्या कह रहा है कि जो मूल अधिकारों के द्वारा जो ग्रहण लगा दिया गया था या जो क्रिएट किया गया था वो ढक जाती हैं, अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं है उनको क्या करना चाहिए, वहां से ग्रहण को हटा देना चाहिए। ये एक्चुअली बात ये है कि मान लो कि ये पूरा का पूरा आपका पॉइंट है, ठीक है, पूरा का पूरा मैटर है। अब इस मैटर का इतना सा भाग जो है क्या किया गया है, इतने से भाग में आपके जो संशोधन है, ठीक है, जो सॉरी आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसके उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो 13 है ये बोला कि भाई पूरा का पूरा शून्य है, शून्य है। बट ये आपका एलिप्स वाला क्या कह रहा है कि भाई जितने पार्ट है सिर्फ उतने में ग्रहण लगाओ, बाकी का को ऐसे ही खुला छोड़ दो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें ऐसा संशोधन करो, उसमें ऐसे अमेंडमेंट ही करो। ठीक है, आगे बढ़े। आपका एक सिद्धांत है पृथक्करणीयता, ठीक है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको एक बार फिर से बताऊंगी कि ये कह रहा है कि मान लो ऐसा कोई भी एक्ट या कोई भी अधिनियम, ठीक है, कोई भी अधिनियम बना है, ठीक, अब इस अधिनियम को बनाने का कोई एक मूल उद्देश्य होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, मेन ऑब्जेक्टिव या कोई मूल उद्देश्य होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है, इसका जब कोई मूल उद्देश्य हो या विधानमंडल का कुछ भी ऐसा बात होगी जिसने इस कानून को बनाया है, ठीक है, अब मान लो उसमें से कोई पार्ट ऐसा है जो कि असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये पृथक्करिता का नियम कहता है कि जितना पार्ट उसमें से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको काट के अलग कर, अब बाकी उसका जो पार्ट है उसको सस्टेन रहने से क्या होगा कि जो मूल उद्देश्य है वो क्या होगा, वो बाहर नहीं होगा, वो शून्य नहीं होगा, खाली जो पार्ट उसका क्या है, असंगत है, इनकंसिस्टेंट है हमारे, तो उसको सिर्फ अलग करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार का एग्जाम्पल हमारे 13(2) में किया गया है, 13(2) में, ठीक है, अनुच्छेद 13(2) में किया गया है, आप उसको चेक करना। ठीक है, इसके बाद एक अधिनियम आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, यानी कि अधित्याग। अब कोई व्यक्ति है संविधान से जो उसको मिला है मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो उसे संविधान से मिला है, वो अपनी इच्छा से उसका परित्याग नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी इच्छा से उसे नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि न्यायालय का ये मानना होता है, क्योंकि हमारे जो जुडिशियरी सिस्टम है उसका ये मानना होता है कि जो भारत की अधिकांश जनता है निरक्षर है, गरीब है,
अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, और कुछ लोग जो हैं इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जुडिशियल सिस्टम मानती है कि उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है अपने अधिकारों का, अपने राइट्स के बारे में, इसलिए वो क्या कर सकती है, इसका दुरुपयोग कर सकती है, या तो फिर इसका उचित उपयोग भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी कि आपके अधित्याग का सिद्धांत। ठीक है, देते हैं इसको थोड़ा सा, यानी कि अधिकार का या फंडामेंटल राइट्स का क्या नहीं कर सकता, परित्याग नहीं कर सकता या छोड़ नहीं सकता, परित्याग या अपने से डिवाइड नहीं छोड़ सकता, क्योंकि या तो उनको अनपढ़ है या तो वो गरीब है। ये हमारी जुडिशरी मानती है, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे वो अपने अधिकारों का यूज करे, या कुछ ऐसे हुए जो कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। क्लियर है, डिसएडवांटेज लेते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल 14 पर। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक किस चीज की बात होती है, समता के अधिकार, समता का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे अनुच्छेद जो आपके 14 है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, ये जो आपका भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जो रीजनल है, राज्य क्षेत्र है इसका, इंडिया का, उसमें किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, यानी कि आपके इसके समक्ष, विधि के समक्ष, यानी कि आपके लॉज के समक्ष, लॉज के समक्ष, कानून के समक्ष या विधियों में समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकते, यानी कि समान रूप से जो कंजर्वेशन किए गए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के, उससे आप उन्हें दूर नहीं रख सकते, अगर वो आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर है तो। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब विधि के समक्ष समता क्या है। अच्छा देखो, विधि के समक्ष अगर समता हम बात करें तो ये कहाँ से है, ये ब्रिटिश से लिया गया है, और जिसमें जबकि विधियों की जो समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान दिया है। यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है, एक आपका क्या किया गया है, एक आपको क्या किया गया है, विधि के समक्ष समता, ठीक है, और एक आपकी बात की गई है विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधियों का समान संरक्षण में, यानी कि जो आपकी विधियां बनाई गई हैं उनका इक्वल रूप से कंजर्वेशन किया जाएगा।